बैठो, हाँ आप भी बैठो इधर, आप खड़े रहेंगे। हाँ, तो ये थे 6 प्रिंसिपल, किसके थे? अब लोगों ने उसको इस प्रिंसिपल के चला, लेकिन आगे चल के एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने, यानी प्रोड्यूसर ने और एम्प्लॉयज ने, वर्कर ने इसको अपोज किया कुछ मुद्दों को लेकर, इसके प्रिंसिपल को, और वो मुद्दे उठाकर हेनरी ने उसके ड्रॉबैक निकाले, और ये तो प्रिंसिपल आइज और भी प्रिंसिपल आ लिए उसने, लेकिन अब ये प्रिंसिपल के नाम उसने वहां पे चेंज किए हुए हैं। तो वो क्या है, तो हमें पढ़ना है, उसने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए। देखिए अब वो 14 प्रिंसिपल कौन से, तो आज हमें पढ़ना है, ध्यान देंगे सभी लोग। यस, नहीं अकाउंट्स नहीं होगा आज, मैंने और लिखा था। अरे एक बात बताओ, तुमको क्यों नहीं समझता है? 12th इज नॉट ओनली अकाउंट्स, 12th मीन्स OCM, SP, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, हिंदी। You should give the prosperity to OCM also, सही कि नहीं? हाँ, अब इसके बाद हेनरी आया, हेनरी बाद में आया, मतलब पैदा पहले हुआ था लेकिन एग्जिस्टेंस में बाद में आया, ये अस्तित्व में। मैनेजमेंट के अंदर ये जो बादशाह बना ना हेनरी, ये बाद में बना फेडरिक के बाद, जैसे एडम स्मिथ के बाद वो आया था मार्शल, फिर रॉबिन आया, वैसे यहाँ पे FW टिलर के बाद हेनरी आया हुआ है। समझा आपको? क्लियर? मोहित शुरू करें? चलो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। तो पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन द मैनेजमेंट। अब एक्चुअली 12 जान दो, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, ठीक है। चलो अब कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्योल कितने, तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल सजेस्ट किए। कौन से? हाँ, अब ये 14 प्रिंसिपल, वो दोनों एंड में आपसे वावा लूंगा मैं। 14 प्रिंसिपल प्लस उसके 6 प्रिंसिपल्स। हाँ, तो एक्सप्लेन करोगे आप, एक्सप्लेन आप करोगे, नाम मैं बताऊंगा कोई भी। अभी 6 प्रिंसिपल थे इसलिए बताया नहीं, अभी जब ज्यादा डाटा आएगा तो फिर नाम मैं बताऊंगा प्रिंसिपल का, एक्सप्लेन आपको करना है, ठीक है? हाँ, अब पहले उसके बारे में थोड़ा क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। कल मैंने बताया था आपको, ध्यान दो। हेनरी contribution of Henry Fayol in the management science is considered to be very important after FW टिलर। FW टिलर के बाद देखो आफ्टर FW टिलर देखा आपको। अब बताओ तुम्हारे बुक में उल्टा नहीं दिया गया, उसने पहले हेनरी दिया है फिर FW दिया है। बनाने वाले को उतना भी समझता नहीं कि तू लिख के तेरा अंदर कि आफ्टर आया हुआ है तो भैया आफ्टर देना। अब बच्चा पढ़ेगा तो कितना डिस्ट्रैक्ट होगा भाई। हेनरी ये देखो, तुमको अगर मैंने कल का सेशन नहीं लिया होता ना, तुमको कुछ समझ नहीं क्या कर रहे हैं हम। ये तुमको मालूम पड़ा कि FW टिलर ने प्रिंसिपल सेटअप किए थे, उसको अपोज किया गया, उसके अपोजिशन मुद्दे लेकर उसने नए नए प्रिंसिपल डेवलप किए, तब हेनरी आया। ये तुमको मैंने बताई स्टोरी, नहीं तो अगर तुम बुक से पढ़ते थे सिर्फ तो तुमको कुछ भी समझ नहीं आता क्या कर रहा है, फिर रट्टा मारना पड़ता था। हाँ बोलो। क्योंकि पहले मैनेजमेंट जाना जरूरी था। एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है, वो फंक्शन है। मैनेजमेंट एज अ फंक्शन ये हेनरी ने सेट किया हुआ है, इसलिए पहले आपको मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया। देखो जब तक तुम मैनेजमेंट नहीं पढ़ोगे तब तक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे पढ़ोगे। जैसे इंसान है, इंसान ने अपने नियम बनाया, तो पहले इंसान को समझो ना, फिर उसके नियम को समझो। वैसे मैनेजमेंट क्या था, इसके लिए पहले मैनेजमेंट क्या था पहले समझाया गया आपको, फंक्शंस। खैर दोनों, खैर दोनों, ये उधर करना खैरो। आपको मैंने पूछा क्या कि डिफाइन करना बंद करो एक दूसरे को। आज ही हुआ ना केस, डिफाइन के चक्कर में हुआ ना, बंद करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे समझता है, तुमसे बड़ी उम्र है मेरी, अभी तो बाल भी सफेद होने थोड़े रह गए। देखो ना दाढ़ी सफेद होगी, टेंशन टेंशन में मेरी, सोच रहा डबल शादी होंगी नहीं होंगी। क्या अभी नहीं हुआ। मुझे बड़ों ने कहा था प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखना, और ये बात सही है। अभी वाइफ लूंगा, नॉट प्रोफेशनल।
हाँ मजाक करा रहे, अब तेरे सर के रिश्ते नहीं आएंगे क्या फिर? इन्हें इतने तो ना गए गुजरे अपन। ओके हाँ चलो अभी बस ज्यादा हो गया, अभी शुरू करें। हाँ तो ये FW टेलर के बाद आया। अच्छा अभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों मैंने प्रिंसिपल डेवलप बढ़ाया नहीं पहले। देखो अभी आपको एक बात सुनो, देखो आपको ना कोऑर्डिनेशन पता था, इसलिए मुझे यहां तुमको पढ़ाने में तकलीफ नहीं गई। आपको डिवीजन ऑफ वर्क पता था, स्टाफिंग करना है, इसलिए आपको मैंने ये डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्स जल्दी से पढ़ा लिया। तो इसलिए पहले फंक्शन पढ़ा है आपको। ये यहाँ पे रेफरेंस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं वहां पे? हाँ चलो तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलो, हेनरी के प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल है हाँ, और ये 14 प्रिंसिपल अपने धंधे में यूज करना, बिजनेस में। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ये मैंने आपको कल ही बताया था, सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव विद लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है? मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो टाइटल तो ना दिया उसको, यहाँ पे चलता है उसको, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, बड़े बच्चों को हम वो बताते हैं। अब तुम्हारे पोर्शन में दिया, क्या करूँ मैं? जब मैं PBM पढ़ाता ना, PBM तो मैं ही पढ़ाता उधर, तो वहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि मॉडर्न थिंकर्स जो है ना उसका आज के जनरेशन इसके यूज करते हैं, हेनरी के, इसलिए इसको मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है। क्या दिया है ना, पोर्शन में भी दिया है मॉडर्न मैनेजमेंट। हाँ तो ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यहाँ तो मॉडर्न मैनेजमेंट लिख के आना चलेगा, उसमें दिया है ना, ठीक है। मैं जहां तक मुझे याद है, अब मैंने बुक लिखी इसके बारे में, पूरा मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पूरी बुक लिख दी, तो अब मेरे को तो एक एक याद है ना वर्ड क्या क्या है। आप बोलो तो मैं बिना देख के आपको आता हूं, मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो हर साल वही करते हैं, हमको तो देखना पड़ता है सब चीजें। आफ्टर दोनों में से कोई भी चलेगा, आपको MCQ आएगा इसका, तो जो गिवन रहेगा, नहीं जो आपको गिवन आएगा ना ऑप्शन में वो देना, तो आप दोनों में से कोई भी राइट देगा वो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का मतलब है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठता है, जैसे कंपनी के अंदर BOD पैनल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है। कौन है वो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओनली डिसीजन मेकिंग की, बस। टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी भी डिसीजन लेता जाता है, डिसीजन। आपको समझा क्लियर? आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स in the management, he developed the 14 principle of the management. This principle are considered as most important contribution in the science of management. देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अलग है। अब मेरे को आपको ये एरिया समझानी पड़ेगी आपकी। देखो क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी क्या, सुनो, कॉज एंड इफेक्ट से बनाए हुए प्रिंसिपल, और इसने प्रिंसिपल मैनेजमेंट के अंदर साइंस को लाया, उसने साइंस के बेस पर मैनेजमेंट बनाया। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है समझा क्या आपको? फिर से, साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या, साइंस के बेस पर मैनेजमेंट को लाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर साइंस को लाना, क्या है? साइंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों में अंतर है। बेटा इंग्लिश में बोलना होगा तो लिखा हुआ तो है नोट्स में, वही लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंस है। फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट लाया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट को तैयार किया लॉजिकल बेस पर, जिसका कॉज एंड इफेक्ट पता हो। और अब मैनेजमेंट तो आ गया, अब उसके अंदर और उसने साइंस को लाया, उसको नाम दिया मैनेजमेंट ऑफ साइंस या साइंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहा था, इसने साइंस ऑफ मैनेजमेंट किया हुआ है, याद रखना। दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोस। नहीं, ये इतना हाई लेवल नहीं आता, उतनी बोर्ड की कैपेबिलिटी नहीं है एक्चुअली। कैपेबिलिटी, हाँ, हैसियत नहीं, कैपेबिलिटी, याद रखना।
बेटा मानना ही पड़ता है आजकल, क्या करेंगे। अब देखो, अब आपने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल होगे ना, उसमें आप नोटिस करोगे आपको सब सेम मिलेंगे। अब देखो, पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क बोलो या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्स बोलो, क्या लगे बताओ, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्स तो कॉपी पेस्ट कर लेता था सामने वाले को, इसलिए उसे चेंज कर दिया डिवीजन ऑफ वर्क। अब उसने यही बोला, देखो इसने क्या बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को डिवाइड करो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर काम को डिवाइड नहीं करोगे तो एक तो हर पर्सन हर फील्ड में हायर नहीं होता है, तो वहां पे स्पेशलाइजेशन ब्रेक होगी। क्या होगी? स्पेशलाइजेशन ब्रेक करना बिजनेस के अंदर कॉस्ट को बढ़ाना होता है। अब सर कैसे एग्जांपल दूं? देखो, सपोज फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 पार्टनर्स हैं, ABCD। चारों ने काम बांट दिया। एक संभाल रहा है परचेसिंग पूरा, एक संभाल रहा है पूरा सेल्स, एक मार्केट, एक फाइनेंस, और दूसरा संभाल रहा है सपोज हाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये 4 एरिया संभाली गई, और यहीं उसके और में जी नाम का एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न है एक सिंगल पर्सन। अब जी नाम का जो व्यक्ति है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है, वो सारे काम में कुछ समझेगा, फाइनेंसिंग, परचेसिंग, सेल्स, बराबर कि नहीं। अब तुम बताओ, सबसे पहले बताओ कैपेसिटी दोनों में से किसकी ज्यादा अच्छी होगी? पार्टनरशिप फर्म की, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की? पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। और अब सबसे मेन बात क्या है, स्पेशलाइजेशन कहाँ आएगा? क्योंकि वो चारों पार्टनर एक ही काम कर रहे हैं रोज, और वो जब रोज एक ही काम कर रहे हैं तो वो उस फील्ड में इतने माहिर बन गए कि उनको तोड़ने वाला नहीं है। और यही वो सोल ट्रेडर जो है, वो सारा काम खुद करना, जहां वो वीक पड़ा वहीं उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। हो सकता है कि वो जो ए परचेसिंग संभाला था और जी जाएगा, दोनों की डीलिंग करने की कैपेबिलिटी अलग होंगी, नहीं होंगी। अब सोल ट्रेडर जाएगा परचेसिंग करने सप्लायर के पास, वही सप्लायर के पास ये ए नाम का पार्टनर जाएगा, दोनों की कैपेबिलिटी में जमीन आसमान फर्क होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर के पास और भी लोडेड काम है, और वहां पे वो लोडेड होने की वजह से क्या होगा, काम की वजह से वहां पे वो डील प्रॉपर नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति कमाता कब है बताओ? जब वो औरों से सस्ता लाता है, वो कमा उससे लेता है। वो जब बेचता है तब नहीं कमाता वो। अगर तुम्हारी परचेसिंग औरों से कम है, तुमने कमा लिया वहीं पे। ये रखना हमेशा, फोकस ऑन योर परचेसिंग कैपेसिटी, नॉट ऑन सेलिंग कैपेसिटी। आप कमा तभी ले रहे हो उसी वक्त जब आप औरों से सस्ता ला रहे हो। ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी जो बने ना, वो इसलिए बड़े बने, डिस्काउंट ऑफर दे पा रहे, क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है एक तो, और स्पेशलाइज्ड पर्सन वहां पे डील कर रहे हैं। आज ये दमानी का डिमांड क्यों आगे बढ़ा? ओनली फोकस ऑन परचेसिंग कैपेसिटी, नॉट सेलिंग। वो सेलिंग के स्ट्रेटजी पे खेलता ही नहीं है, वो सिर्फ परचेसिंग में खेलता। वो मैन्युफैक्चरर से डील इस तरह करता है कि तेरा माल बेचूंगा, डिस्प्ले हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, कम में बेच रहा क्या माल, तो तेरे से 10 लोग पड़े मेरे पास, और उसको जो मैन्युफैक्चरर जो प्राइस पे दे रहा है माल, वो इंडिया में किसी को नहीं दे रहा है वो माल। इसीलिए आज दमानी का डिमांड सबसे कम प्राइस में, वेरियस डिस्काउंटिंग में वो अट्रैक्शन दे रहा है, उसका सेल अपने आप बढ़ता है। और ये है द पावर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है वहां पे? दमानी ने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए हैं। परचेसिंग के लिए परचेसिंग डिपार्टमेंट है उसका, वो डील करता है सिर्फ मैन्युफैक्चरर से, खुद नहीं देखता है, और वहां पे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए। क्या बैठे हुए? इसी को बोलते हैं पावर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझा आपको क्लियर? उस एरिया का आज कोई तोड़ ही नहीं है। आज दमानी के एम्प्लॉइज, हेड परचेसिंग मैनेजर जो है, परचेस मैनेजर जो डील करता है होगा, वो कोई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि उसको पता है फाइनेंस वाला मेरे साथ बैठा हुआ स्ट्रांग है। अरे फाइनेंस चाहे ना, अब आज आया तो बिग बाजार भी था, फेल क्यों हुआ? उसकी केस देखिए, फाइनेंस मैनेजमेंट लैकनेस था उसका। दमानी क्या करता था? दमानी नकदी में लेता था, नकदी में लेने की वजह से क्या होता था, उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलता था रिलायंस वाले से, और रिलायंस वाला क्या करता था, रिलायंस वाला उधारी देता था, उधारी में।
अब उधारी लेने के बाद वो चुकाता नहीं था, तो उसके ऊपर ब्याज चालू हो गया था। अब ब्याज के ऊपर ब्याज की कॉस्टिंग बढ़ गई, उसकी वजह से आज बिग बाजार बहुत नहीं के बराबर आपको स्टोर मिलता है। फाइनेंसिंग मैनेजमेंट लगता है उसका, उधारी में। बिग बाजार वाला उधारी में करता था। दमानी फाइनेंस डील वो नकदी में मान लेता है आज भी। तो बोल, बिग बाजार रिलायंस का था, दमानी का डीमार्ट है। डीमार्ट क्यों इतना चल रहा? उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है एक्चुअली, उसके पास टीम पावर बहुत अच्छा है, डिवीजन ऑफ वर्क काफी अच्छा किया उसने। आपको समझा गया? और मेन तो कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में। वो फाइनेंस वाला परचेसिंग वाले को दबा देता नहीं, तू चल, तू डील करके यहाँ बैठा हूं मैं इधर। ये होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है ये? भाई फाइनेंस वाला क्या बोल रहा है उसको, जा तू करके डील, बैठा हूं मैं इधर, मैनेज देंगे, जा तू जितना लोगों को लगता है लेके आ, कितनी कैपेबिलिटी तेरी। सेल वाला फाइनेंस को कोऑर्डिनेट कर रहा, तू दे पैसा उसको, मैं खुद ही बेच सकता हूँ माल। इसको बोलते कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते इसको हम? यही द पावर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है ये? समझा आपको? क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क इज डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज। उसकी कैपेसिटी देखो, कैपेबिलिटी देखो, क्वालिटी देखो। हाँ, हैंस दिस लीड्स स्पेशलाइजेशन। वो क्या लाता है? हाँ, क्योंकि आज मेरा पता है ना, सोल ट्रेडर डील करेगा तो कहीं ना कहीं वो लैग पाएगा, जहां लैग पाया उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। अरे क्या कॉस्टिंग बढ़ गई ना, उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप कम हो जाएगा। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोर प्रोडक्ट ऑफ बेटर क्वालिटी विथ सेम एफर्ट्स से मोर प्रोडक्ट और बेटर क्वालिटी का मिलेगा। क्लियर पिक्चर आपको? सेम एफर्ट्स में 4 लोग 40 यूनिट बनाएंगे, एक सिंगल पर्सन 10 यूनिट बनाएगा, तो 4 लोग पालना पड़ता। क्यों? क्योंकि 4 लोग 40 यूनिट बना रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी होगी और सेम एफर्ट से बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपने को। समझा आपको? क्लियर? ये टेक्निक्स में आगे आएगा, मोशन स्टडी बोलते इसको हम। क्या बोलते इसको हम? मोशन स्टडी। मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना नीचे, उसमें है मोशन स्टडी। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, इसने 2 प्रिंसिपल कर दिए। अब हालांकि फेडरिक ने दोनों प्रिंसिपल सेम रखा था, उसने डिवीजन ऑफ वर्क नहीं बोला, उसने डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क करके वहां पे अथॉरिटी एंड बोल रहे हैं। अब यहाँ ये क्या है सुनो, मैंने आपको हमेशा बताया ये जुड़े हुए भाई है, ये एक साथ आते हैं, एक अकेला नहीं आता है। यहाँ बता रहा है सबसे पहले उसने पहला ऑर्डर क्या प्रिंसिपल बनाया कि एक दुकान के अंदर नंबर ऑफ एक्टिविटीज को नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करो, सब काम एक से मत लो। अब जो भी एरिया आप किसको भी दे रहे हो एम्प्लॉय को, उसको एक पावर दो, क्योंकि जब तक पावर नहीं दोगे तब तक वो एक्सरसाइज नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं होगी, पावर के बिना परफॉर्मेंस नहीं होता। क्योंकि आज देखो हर एक पर्सन, जितने भी लोग यहाँ पे एसोसिएट है, हम सबके पास एक औहदा है, पावर है। क्या है? यू हैव पावर टू सिट हियर। कोई एरा गिरा के पढ़ सकता क्या? नहीं। आई हैव पावर टू टीच हियर, है ना? एम आई रॉन्ग? विद पावर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जैसा जैसा अथॉरिटी बढ़ी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है आपको। इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अगर आपका पावर बढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ पावर का अकेले यूज नहीं करना है, आपको पावर के साथ जिम्मेदारी भी लेनी है। आपको समझा के क्लियर? देखो हियर वननेस के अंदर यू ऑल हैव पावर्स टू सिट हियर एंड लर्न हियर। एम आई रॉन्ग? बट विद पावर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। Which kind of responsibility? You should maintain the name of oneness. You should maintain discipline of oneness. You should follow the instructions given by authority, high authority. ये आपकी responsibility क्या है? ये I have power to teach here. With power has some responsibility कि मुझे पढ़ाना इस तरीके से तुमको समझ में आए, अंडरस्टेबल हो। तो यहाँ पे हर एक पर्सन जो भी दुकान के साथ जुड़ा हुआ है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई पावर लेके बैठा हुआ है, बट पावर के साथ वो जिम्मेदारी भी लेके बैठा हुआ है। और ये पावर अकेले नहीं आता, जिम्मेदारी के साथ आता है। और जितना पावर बढ़ा
उतनी जिम्मेदारी भी बढ़े। जब मैं यहां तुमको पढ़ाता हूं तो आई एम ए ट्रेनर, आई हैव लिमिटेड पावर, बट मैं जब ऑफिस में अपने कैबिन में जाता हूं एज डायरेक्टर, आई हैव अपेक्स ऑथोरिटी इन द वननेस, बट विद ऑथोरिटी आई हैव अपेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। एग्जाम्पल, कंचन मैम को पढ़ाती है, कंचन मैम की जिम्मेदारी है 60 बच्चों की, एम आई राइट और रॉन्ग? 60-70 बच्चे जो आपकी है, लेकिन अब उनका पावर और मेरा पावर बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आई एम डायरेक्टर ऑफ वननेस, बट मेरे पास पावर अगर बड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी है ना। मेरे को 500 बच्चों को देखना है। कितने? 500। तो 500 बच्चे ये तभी देख पाऊंगा जब मेरे को कुछ पावर मिलेगा, सही कि नहीं? तो विद पावर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कभी कभार तुमको पनिशमेंट इसलिए देता हूं कि मुझे डिस्कस आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो मैं क्लास से निकाल देता हूं कि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी भी है। पावर तो है लेकिन जिम्मेदारी भी है, और ये पावर जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। ये याद रखना। समझा आपको? क्लियर? और जिसने से पावर का यूज किया है, जिम्मेदारी का नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी एग्जिस्ट होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। आपको समझा क्या? क्लियर? ऑथोरिटी इज राइट टू टेक डिसीजन। पावर हमें देता है कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना क्या चाहिए, बेस्ट अल्टरनेटिव, एंड गिव्स ऑर्डर, and give order. According to this principle, every person in the organization is to be given particular responsibility with authority. हर एक पर्सन जो एसोसिएट है किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। When the authorities exercise, responsibility should arise. अगर आप पावर का यूज कर रहे हो तो जिम्मेदारी अपने आप आएगी। ये दोनों जुड़े हुए भाई है। क्या ये? समझा आपको? क्लियर? एक अकेले कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन क्या करता है भाई? एक मिनट मैं देख लूं कुछ। वो नोट्स दो ना ऊपर बच्चों को। हाँ चलो, एक लास्ट प्रिंसिपल पढ़ते डिसिप्लिन, फिर आपको छोड़ता हूं मैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सुनो, अभी रूल्स, ये प्रिंसिपल क्या कहता है एक बार पहले समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। डिसिप्लिन मीन रिस्पेक्ट फॉर द अरेंजमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। ये बहुत जरूरी है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरेंजमेंट की गई है, यानी अरेंजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी को रूल को ही सबसे ज्यादा प्रायर मानना है, तभी काम हो पाएगा। ध्यान दो। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सीनियर एट ऑल लेवल। इट शुड बी सीन दैट वर्कर हैव बी परफॉर्म विद देयर वर्क which is given to them with discipline. There should be a provision for punishment also. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं परफॉर्मिंग करने के लिए वर्क को, उन सभी को उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करनी है, सभी इंप्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, सभी सीनियर्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पुटअप करेंगे ही नहीं तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में काम कैसे हो पाएगा हमारा? आज बड़े स्केल में खेलना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, फ्रेमवर्क करनी ही पड़ेगी, और उसी की रिस्पेक्ट हर किसी को करना है। इसी को बोलते डिसिप्लिन। और हर एक सबऑर्डिनेट का काम है कि वह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो काम कर रहा है वो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करे और उसकी रिस्पेक्ट करे। सबसे प्रायोरिटी उसको होना चाहिए और कोई नहीं। और ये बात तुमको समझना भी चाहिए। तो इसलिए वननेस के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाते हैं उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हित के लिए बनाए गए हैं। अब आप नोटिस करो, जब से आपका ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है, आप नोटिस करो आपके मटेरियल में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? और मेन पता है क्या है? मैं तुमको लाइफ का ऐसा लेसन दे रहा हूं जो तुम्हें हर जगह काम में आएगा, हर जगह।
रूल्स बनाने वाले सीनियर है ना बेटा, तो सीनियर अच्छे होंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे वो अच्छे फ्रेमवर्क होंगे, ठीक है। नोट्स आप दे दीजिए, पहले चलेगा। इकोनॉमिक्स के पेपर मिल रहे हैं आपको, बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।